नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए अब आपको सही प्लान पर काम करना पड़ेगा। टेट का पेपर जनवरी में है और शायद उसके बाद आपको अगली भर्ती सुपर टेट की देखने को मिल जाए। ऐसे में हमारी तैयारी का प्रोसेस क्या है, हमारी तैयारी का स्ट्रक्चर क्या है, इस पर हमें ऑब्जर्वेशन जरूर करना चाहिए। हम आपको लगातार पढ़ाना भी शुरू कर दिए हैं। आपने लगातार मेरी क्लासेस देखना भी शुरू कर दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि उन कक्षाओं से आपको बेनिफिट्स मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेटजी पर, इसके साथ साथ कंटेंट के बिहेवियर पर, इसके साथ साथ तैयारियों के अच्छे और बेहतरीन मॉड्यूल पर हमें काम करना पड़ेगा। मैंने हमेशा से तैयारी कराते समय एग्जाम बिहेवियर पर फोकस करने की कोशिश करी है और इसके परिणाम अन्य अन्य परीक्षाएं हैं जिसमें आप हमसे जुड़े थे और आपने अच्छे से बेहतर रिस्पांस भी उस पर देखा होगा, उसका अच्छा परिणाम देखा होगा। मैं यहाँ पर वादा करता हूं कि आपको अगर टेट और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कराऊंगा तो भी कुछ विचार से, कुछ दिमाग से, कुछ स्ट्रैटेजी से ही कराऊंगा जो आपके लिए सही में निर्णायक होगी, आपके लिए परीक्षा को एकदम कनेक्ट कराती दिखेगी। मैं हमेशा से एग्जाम बिहेवियर को ऑब्जर्व करता हूं क्योंकि आपको टेट एग्जाम देना है जो जनवरी में है और सुपर टेट देना उसके बाद जो संभावनाओं में है। हम रेलवे शिक्षक भर्ती अभी जो पीछे अभी आपने उसका पेपर देखा है जिसमें 10 तारीख से जो पेपर हुआ था उसके बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। मैंने कुछ बच्चों से बात करी, प्रश्नों के स्तर को देखा, प्रश्नों के बिहेवियर को समझा और साथ साथ उन टॉपिक्स को रीड किया जिन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये सब देख करके आपकी तैयारियों में इसको भी शामिल करने का निर्णय लिया है क्योंकि मैं जानता हूं कि वर्तमान की जितनी भी टीचिंग परीक्षाएं हैं जो आपको शिक्षक भर्ती से कनेक्ट करती हैं, उन सब का जो स्ट्रक्चर है वो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको फेस करने को मिलने ही वाला है। रेलवे का पेपर मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पॉइंट्स नोट किए, मैंने टॉपिक्स देखे और मैं और भी कनेक्ट कर रहा हूं अभी अभ्यर्थियों को जिसके माध्यम से मुझे अच्छे सवाल मिल जाएं, मुझे वो टर्म्स मिल जाएं, वो स्ट्रेटजी, वो एकदम से वर्डिंग्स मिल जाए जो आपको सीधा सीधा सवाल एग्जाम में फेस करने को मिला है। आपके पास भी अगर कुछ होगा तो हमें जरूर बताइएगा। मैंने अपने स्तर पर लगभग 60 to 70% यहाँ पर टॉपिक नोट कर लिया है जो आपसे इस परीक्षा में आपको मिला था, जो आगे भी आपको फेस करने को मिल सकता है। तो आइए आप सभी लोग पहले उन सवालों के साथ साथ उन पॉइंट्स को देखिए, उन टॉपिक को देखिए जो आपको रेलवे की शिक्षक भर्ती में मिला हुआ था और इन सभी को अपनी टेट सुपर टेट की प्रिपरेशन में भी जरूर शामिल करिए। मैंने दो चीज नोट करी, एक तो मैंने टॉपिक नोट किया, दूसरा कैलकुलेशन स्ट्रक्चर नोट किया। मैंने कुछ टॉपिक्स की बात करी जो मुझे अभ्यर्थियों से पता चले, जिनके कुछ सवाल भी मेरे पास है, मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। रेशियो प्रपोर्शन का सवाल एक आया है। प्रपोर्शन में जो प्रपोर्शन का सिस्टम होता है जिसमें समानुपाती बनाने की व्यवस्था होती है उस पर सवाल दिखा है। एज रिलेशन का थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर का सवाल देखने को मिला है। सरलीकरण पर लॉन्ग सरलीकरण आपको देखने को मिला है। सांख्यिकी का एक सवाल जो मीन मीडियन मोड निकालने पर बेस्ड है, फिलहाल मीन से रिलेटेड सवाल मिला है। एवरेज का क्वेश्चन मिला है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन मिला है। एसआई का क्वेश्चन मिला है जो अच्छे कैलकुलेशन पर है, अच्छी टर्म्स पे है। 2D 3D का सवाल मिला है। टाइम एंड वर्क और एलसीएम एचसीएफ का सवाल अभी तक मुझे पता चला है कि इस तरह से अभ्यर्थियों ने कुछ सवाल मुझे बताएं जिनको मुझे मैं समझ पा रहा हूं। कुछ तो मतलब क्लियर नहीं कर पाते वर्डिंग्स को, कितना एक्यूरेट क्या शब्द है। मैंने इनको देखकर, इनकी प्लानिंग को समझ करके कुछ जनरेट किया है सवाल 4-5 और मैं आपको समझाता हूं। लेकिन इसके पहले एक बात जरूर जान लीजिएगा, पीआरटी के पेपर में उतना टफ कैलकुलेशन नहीं आता है। लेकिन टॉपिक भले छोटा कोई दिखे, जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में सिंपल साधारण ब्याज पर भी क्वेश्चन बड़ा हो सकता है अगर कैलकुलेशन ज्यादा है। जैसे सरलीकरण का सवाल है, बोर्ड मास का ही रूल है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होने की वजह से यह आपको कठिन दिखेगा। सांख्यिकी का सवाल है, भले ही मीन मीडियन मोड का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है लेकिन कैलकुलेशन टफ होने की वजह से भी आपको दिक्कत दे सकता है। ऐसे रेशियो प्रपोर्शन भी, ऐसे एज रिलेशन भी है। तो कैलकुलेशन पर फोकस कर रहा है रेलवे, अर्थात आगे की टीचिंग वैकेंसीज में भी आपको जो है कैलकुलेशन पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। मतलब कैलकुलेशन टफ बन सकते हैं, कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा, हमें वैदिक मैथ्स पर काम करना होगा, जोड़ने घटाने पर काम करना होगा। इन सब स्ट्रेटजीज को आपको अपनी तैयारियों में शामिल करना होगा। ठीक है, आइए पहले कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए साधारण ब्याज का एक सवाल है। साधारण ब्याज आपने मुझसे पढ़ा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा। देखिए इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया, प्रॉपर साधारण ब्याज नहीं पूछा गया। इसने कहा किसी धनराशि पर 2/6/7% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में, मतलब समय पूछ रहा है, साधारण ब्याज मूलधन के समान होगा। साधारण ब्याज का मूलधन के समान होना मतलब जितना जमा किया उतना ही ब्याज मिल गया। जैसे अगर आपने यहां पर जमा किया, सपोज करिए कहीं पर 1 रुपए, ठीक है, तो आपको ब्याज भी उतना ही मिल जाए, अर्थात एक जमा किया तो एक ही ब्याज मिल जाए।
और ब्याज मिलकर के आपका अमाउंट यहां पर क्या हो जाए, डबल हो जाए। ये भी कह सकता था इसी सवाल में कि कितने समय में मूलधन स्वयं का दोगुना हो जाएगा। सेम वही सवाल बनता और वही आंसर तब भी आता। ऐसे में मैंने जो पढ़ाया है, पहली चीज तो साधारण ब्याज के बारे में इतना तो जरूर जान लीजिए कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष क्या होता है, समान रहता है। प्रतिवर्ष समान रहता है। मैं ये सब चीजें अच्छे समझाऊंगा आपको। समान रहता है मतलब जो पहले साल का ब्याज रहेगा वही दूसरे, वही तीसरे, वही चौथे, ऐसे कंटिन्यूड रहता है। जो ब्याज की दर है, ध्यान से देखिएगा, जो ब्याज की दर है यहां पर कितना दिया है, 2 सही 6/7% पर एनम दिया हुआ है। समझ रहे हैं? हमको समय कंफर्म करना है कि समय हमारा क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाते समय, हो सकता है मेरी बैच से आप कनेक्टेड हो, तो आपको यही कहा है कि दर और समय को मिलाने से ही ब्याज डिसाइड होता है। हालांकि ब्याज और मूलधन की तुलना जनरेट होती है। अगर मेरे पास समय मान लीजिए n है और मैं सबसे पहला काम इस नंबर को जो कि रेट के रूप में दिया है इसको डिफाइन करूंगा, 7 दूना 14 6 20 हो जाएगा, बटे 7 रहेगा और परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो नीचे चला आएगा, 1 जीरो ऐसे खत्म होगा, 2/70 हो जाएगा और 2/70 को थोड़ा सा और हल करेंगे तो 1/35 हो जाएगा। ये आपका दर था जो भिन्न में बना दिया। इसको समय के साथ गुणा कर दीजिए, गुणा करते यह n/35 हो जाएगा। दर को समय के साथ जैसे ही रेशियो बनाते हैं, तुरंत ऊपर का हिस्सा प्रेजेंट करने लगता है साधारण ब्याज को और नीचे का हिस्सा प्रेजेंट करता है मूलधन को। हमने देखा कि अपने सवाल में, क्योंकि हमको हमारा मूलधन मैंने 1 माना था, ब्याज भी उतना ही रहेगा जितना मूलधन रहेगा, अर्थात ब्याज और मूलधन यहां समान हो गए। ऐसे में n का मान सिंपली आप देखेंगे 35 होगा, अर्थात 35 वर्ष में, जो आपको सी ऑप्शन में दिया है। विकल्प बहुत मुश्किल से बनाया हूं, विकल्प मिलता नहीं जल्दी से इस तरह के एग्जाम में, लेकिन 35 वर्ष आपके सामने इस सवाल का उत्तर होगा कि 35 वर्ष में इस दर से कोई धन अपने मतलब साधारण ब्याज के प्रोसेस से अपने मूलधन के बराबर ही ब्याज देगा। तो इस हिसाब से इसका सोल्यूशन आपके सामने है। ये सवाल पैटर्न, और साधारण ब्याज के लगभग 7 से 8 टाइप्स होते हैं, उन सबको मिलाने से चीजें कनेक्ट कर जाएगी। एक और सवाल देखिएगा, इस सरलीकरण का सवाल है जिसमें बॉड मास मुख्य है। ठीक है, बॉड मास मुख्य है और बॉड मास में भी इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहले ब्रैकेट्स है, हालांकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ओ है। ओ का मतलब देखिए ऑफ है, आपका हिंदी अर्थ का होता है मतलब गुणा है। प्रियोरिटी दी जाती है इसको भाग के ऊपर, अर्थात भाग से पहले ऑफ किया जाता है। फिर डी है जिसको आप भाग कहेंगे, डिवीजन। यम है जिसको मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा कहेंगे। ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़ कहेंगे, ठीक है। और यस का मतलब सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव कहेंगे। इस ऑर्डर आप प्रियोरिटी को हमें फॉलो करना पड़ेगा, इसी सिस्टम को लेकर चलना होगा, तो जाके चीजें जनरेट होती हैं। हम जैसे इस सवाल को करेंगे तो पूरे बॉड मास को फॉलो करेंगे, जहां जहां का है पहले उस पर फोकस करेंगे। देखिए ए 8 चौके 32 है, 3 दूना 6 है, तो जहां जहां का है पहले उसको जरूर ध्यान दे दीजिए, अर्थात जब जरूरत पड़ेगी इसको 6 यूज करेंगे और इसको 32 यूज करेंगे। करेक्ट है। भाग को प्रोसेस करना है, जैसे यहां पर 3 दूना 6 है, आप सबको समझ में आ रहा है, और 2 गुणे इसको हल करेंगे, 4 दूना 8 है, 9/4 होगा, मतलब आप 2 दूना 4 कह सकते हैं, अर्थात 9 बटे इसको हम 2 कह सकते हैं। सेम उसी तरह से पहले इधर भाग होगा, 6/15 होगा ये। अब 6/15 और 6/15 होगा, क्योंकि उसके बाद गुणा होगा किससे बताएं, 5 से। तो 5 या 15 होता है, 3 दूना 6 होता है, अर्थात यहां पर मान कितना हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। इसको आप लोग रखें। इधर चले चले पूरा का पूरा एक ही टर्म को कनेक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर तो 6 हो चुका है, गुणा लगा है, और 4 अठे 32 भागे आप अगर 32 करेंगे तो यह कट करके 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 2 तक हो ही चुका है, 2 गुणे आप इसको 1 कर दीजिए तो मतलब 6 हो जाएगा। समझ रहे बातों को। अब ये 9/2 है, मतलब 4.5 है, प्लस 2 है, प्लस आपका 6 माइनस आपका 6 है, ठीक। तो 4 2 6.5 है, 6.5 से 6 घटाएंगे तो 0.5 इसका राइट सोल्यूशन होगा। इस प्रकार से ऐसे कैलकुलेशन, ऐसे सरलीकरण के सवाल आपको एग्जाम में फेस करने को मिल सकते, इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए कैसे सवाल आता है। ये देखिए हमको एज रिलेशन का थोड़ा डिफरेंट पैटर्न दिखा, मतलब ऐसे सवाल बनते हैं लेकिन मतलब बहुत कम टीचिंग में आपको देखने को मिलते हैं। लिखा है एक ही आयु का 3 गुना, एक ही आयु का 3 गुना 3a कर दीजिए, बी की आयु के 2 गुने के समान है, ठीक है, 2b हो जाएगा। अर्थात अगर a में हम 3 से गुणा करेंगे और b में 2 से गुणा करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो पाएंगे। करेक्ट है। चलिए अब ऐसे समझिए कि इसका मतलब हम समझ गए कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है 2:3 है। मतलब अगर ए होगा 20 साल का तो बी होगा 30 साल का। 20 में 3 से गुणा करिए 60 होगा, और 30 में 2 से गुणा करिए 60 होगा। समझ में आ रही बातें।
ए अगर 2 साल का होगा तो बी 3 साल का होगा, जिस हिसाब से पहली लाइन को प्रेजेंट किया है। कह रहा है यदि ए की आयु का 5 गुना, अगर हम ए की उम्र जो है हमारे पास उसका हम 5 गुना करते हैं और बी की आयु का 7 गुना, अगर हम इसको 7 गुना करते हैं तो यह मिलने पर 62 हो जाता है। ऐसे देखिए कितना हो जाएगा भाई, 3 × 5 = 15 हो गया, 7 × 3 = 21 हो गया। 21 और 15 मिलकर के 5 1 देखिए कितना, 2 × 5 = 10 है, सॉरी 2 × 5 = 10 है और 21 से मिलकर के 31 हो जाएगा। 31 की तुलना तुरंत 62 से कर दीजिए, 62 हो गया। 1 = 2 हो गया। अगर 1 = 2 हो गया तो इस समय आप समझ गए होंगे ए की उम्र पहले अनुपातिक रूप से 2 थी तो 4 हो जाएगी, और बी की उम्र कितनी हो जाएगी बताएं, 3 दूना 6 हो जाएगी। तो इस समय 4 और 6 की एज है। अब ऐसे में देख लीजिए भाई, कंडीशन मैच कराई, 4 तियां 12, 6 दूना 12 मैच कर गया। मतलब इसको हम 3 से गुणा करें, इसको 2 से गुणा करें, दोनों सेम हो जाएगा। दूसरी बात, अब जैसे मान लो उम्र हमने 4 और कितना मान लिया है, 4 और कितना माना है, 6 माना है। नियम के हिसाब से चलिए, इसको हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 चौके बोलिए कितना होगा, 20। और इसको हम 7 से गुणा करते हैं तो 7 छंगे कितना होगा, 42। बोलिए 62 हो रहा है, यस हो रहा है। इसका मतलब हम समझ गए ए की उम्र 4 वर्ष है और बी की उम्र कितनी है, 6 वर्ष है। तो ऐसे सवाल हमको एज के दिख रहे हैं, ठीक, एज के दिख रहे हैं। हमें इस तरह का जो समानुपात का प्रोसेस है वो भी फेस करने को मिल रहा है, जिसमें बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जब 4 पद समानुपाती होते हैं तो आप 13/15 गुणे बाह्य पदों में 5/13 बराबर 2/13 कर दीजिए, गुणे x कर दीजिए। समझ रहे हैं, 13 से देखिए खत्म हो गया, 5 1 के 5 होता है, 5 तियां 15 होता है। 1/3 है बराबर 2/13 x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 13 और नीचे आएगा 6, तो x बराबर 13/6, अर्थात यहां पर इस सवाल का राइट सोल्यूशन x हो जाएगा 13/6, जो आप लोग पॉइंट कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में बातें आ रही होंगी। इतना नोट करते चलिए, इतना समझते चलिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सामने आया है जो आपके माध्य निकालने पर आधारित है। यहाँ पर कुछ अंक दिए हैं और उतना अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अगर हमसे कहा जाए कि इसका औसत या माध्य बेसिकली निकालना है, मीन जिसको कहते हैं, तो हम लोग मीन के लिए जो फार्मूला लगाते हैं, इसके लिए हम इन सारी वैल्यूज को x1, x2, x3, x4 और x5 बोलते हैं। और इस सब को बारंबारता f1, f2, f3, f4, f5 कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम माध्य निकालें तो माध्य का नियम देखो क्या होता है। माध्य का नियम f1 x1, भाई जो प्रोसेस है f1 x1, f2 x2, ठीक है, f3 x3, f4 x4 और f5 x5, ठीक है, f5 x5 डिवाइड बाई f1, f2, f3, f4 और f5 हो जाएगा। अब आप सबको ऐड कर लीजिए, देखिए क्या होता है भाई। इसमें देखिए कैसे करेंगे, 10 × 5 = 50 करेंगे, 12 × 8 = 96 करेंगे, 15 × 7 = 105, 13 × 5 = 65, 18 धाम में 180। नीचे करिए, 10 8 18, 7 25, 5 30, 10 40, ये 40 हो गया। अब टोटल ऐड करिए कितना होता है, सबको ऐड करने से 180 है, 60 है, नहीं ऐसे ऐड कर लें। 6 6 5 11, 5 16, 6 हासिल आपका 1 हुआ, 8 1 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 5 29, 9 हासिल 2 हो गया, 2 2 4 हो जाएगा, 495/40, 496/40 हो गया। मतलब प्रॉपर ऐड कर लीजिए इसको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हम लोग कैसे ऐड करते हैं, देखो 180 है 5, 285 हो गया, अगर हम ऐसे ऐड करते हैं 285 हो गया, 65 और जोड़ दें 350 हो जाएगा, ठीक है, 350 हो गया, 96 और इसमें ऐड कर दें, ये आपका 6 9 6 15, 9 5 14, 3 1 4, 446 हो गया, 50 इसमें और जोड़ देते हैं तो 496/40 हो गया। 4 से देखिए कट रहा है, 4 दहम में होता है, 4 1 के 4, 4 2 8, 4 4 16 होता है, 12.4 हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको फेस करने को मिल रहे हैं। तो मेरा ये जैसे आपको एक सजेशन है कि आप तो चलो सवालों को तो ठीक है देख रहे हैं, पैटर्न को समझिए और इन सारे टॉपिक को, क्योंकि देखिए जब पीआरटी का पेपर होगा तो हर जगह पर एक जैसे ही पैटर्न या एक जैसा रूप आपको देखने को जरूर मिलेगा। टेट सुपर टेट के लिए भी आपको कुछ इसी तरह से ही प्लान करना होगा, उन सभी टॉपिक को मैच कराना होगा जो इस समय की परीक्षाओं में आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे बिहार का टीआरई हो या आगे टीआरई 4.0 हो। हर जगह से आपको कनेक्टिविटी मिलानी होगी। DSSB भी आपके सामने है तो जरूर इसको कनेक्ट करिए।
और टारगेट करिए कि ऐसी परीक्षाओं में आप अपने हिसाब से मेहनत कर सकें, सही दिशा में कर सकें और सही तैयारी कर सकें। मैं आपको कुछ और मॉड्यूल मैं 1-2 सेशन आगे करता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ-कहाँ से टारगेट करना पड़ेगा, किन-किन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करना होगा, किन-किन टॉपिक पर मेहनत करनी होगी, कैसे सवालों का स्तर रखना होगा। इन सब पर हम स्ट्रैटेजी वीडियो आपको देते हैं और तैयार कराते हैं। विश्वास मानिए जब आपके लिए प्रिपरेशन प्लान दूँगा तो आपके लिए बिल्कुल बेहतर होगा, अच्छा होगा और उसी से आप अपनी तैयारियों को कनेक्ट कर पाएँगे, अपनी सफलता तय कर पाएँगे। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या चाहते हैं, आगे कैसी है आपकी योजनाएँ, ज़रूर हमें कवर करके कन्फर्म करके दीजिए। मुलाकात करता हूँ मैं इसी प्रकार के और वीडियो से और भी प्लानिंग से। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।